साथ मनीषा सिंह। और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक बनती हुई दिख रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सत्ता मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हरियाणा में एग्जिट पोल के नतीजे फिर से धराशायी हो चुके हैं और हरियाणा के नतीजे ये साफ बता रहे हैं कि वहां मतदाताओं ने जातीय राजनीति को सिरे से नकार दिया है और साथ ही किसानों के नाम पर सियासी बिसात नहीं बिछ पाई है। और बीजेपी का अपना कैडर वोट फिर से लौटा है। कहा जा सकता है कि लोकसभा में थोड़ी पस्त हुई बीजेपी को फिर से एक बार संजीवनी मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शक्तियां जिस तरीके से लोकसभा में तो पाती दिखी थी, उन्हें मतदाताओं ने नकारा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सफलता मिली है और इसी पर आज की हम चर्चा करने वाले हैं। आज बड़ा दिन है क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज जनता अपना फैसला सुना रही है और लगभग तस्वीर जो है वो भी साफ हो चुकी है। टीवी स्क्रीन पर आपको टैली दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में आप देखिए 26 सीटों पर बीजेपी है और कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन हुआ वो 53 पर है और पीडीपी यहां पर 2 सीटों पर बढ़त और अन्य यहां पर 9 सीटों पर रहे हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इसी तरीके के कुछ रिजल्ट है, क्योंकि बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रुझान सामने आए हैं। रुझान सामने आने के बाद क्या कुछ तस्वीर क्लियर हो पाती है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नतीजे और रुझान क्या कुछ रहने वाले हैं, इसको लेकर टैली के माध्यम से हम तमाम जानकारी और तमाम फिगर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रुझानों में कांग्रेस और एनसी काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 26 पर चल रही है, पीडीपी 2 पर और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई वही है। अगर हरियाणा के रुझानों की बात करें तो बीजेपी 50 पर, कांग्रेस 33 पर और जजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है, वहीं अन्य के खाते में 7 सीटें। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में रुझान सामने आने के बाद ही अपनी अपनी पार्टियों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये हरियाणा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रुझानों में आगे बढ़त बनाने के बाद बीजेपी में लगातार जश्न का माहौल है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ मायूसी जरूर नजर आ रही है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस और एनसीसी के एनसी के अलग स्टैंड की बात की जाए तो देखिए, एनसी बहुत ही ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई है, वहीं एनसी को चेस करते हुए और एनसी का साथ देते हुए कांग्रेस भी नजर आ रही है और यहां पर पीडीपी के खाते में भी 2। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रुझान क्या कह रहे हैं, ये टैली के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं निशु। और बिल्कुल आप देखिए, तस्वीर जो है लगभग अब साफ हो रही है और इन नतीजों का शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि हरियाणा में बीजेपी जो है इतने बड़े मार्जिन से जो है जीत हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है, जादुई आंकड़ा जो है वो बीजेपी ने पार कर लिया है। और जो तमाम मुद्दे बार बार इसका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान जो है ये मुद्दे बार बार कांग्रेस की ओर से उठाए गए, चाहे वो जवान का मुद्दा हो, पहलवान का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो। ये 3 मुद्दे जो है लगातार पूरी प्रखरता से कांग्रेस उठाती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स में भी आपने देखा इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एग्जिट पोल और जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे पॉलिटिकल पंडितों की ओर से, वो कहीं ना कहीं यहां पर धाराशायी होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, तो सीट के लिए लगातार चौटाला परिवार भी तरसता हुआ नजर आया और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फिलहाल अभी तक के रुझान क्या कुछ कहते हैं, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और रुझान आने के बाद पॉलिटिकल पंडितों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनका एनालिसिस कहता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता तेजा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर ललन प्रसाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रितेंद्र माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले रितेंद्र सर, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, रुझान सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने हरियाणा में लगातार अब बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी तक के रुझानों को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अभी तक के रुझानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ आपका एनालिसिस कहता हुआ? जी, ऐसा है कि एग्जिट पोल्स जो हम सुन रहे थे सब और दूसरे चैनल्स के बारे में, वो हमने देखे काफी दिन से, पर मेरा बहुत स्पष्ट मानना था और मेरे पास जो सूचनाएं आ रही थी उसके हिसाब से बीजेपी जीतेगी ऐसा लग रहा था मुझे।
तो इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। जैसे केंद्र का चुनाव हुए तो उसमें लग रहा था कि क्या स्थिति बनेगी, बीजेपी एनडीए गठबंधन हार जाएगा, तो यहाँ भी एनडीए गठबंधन जीत रहा है और तीसरी बार रिपीट होगी, सरकार बनेगी, ये तय लग रहा था। अब इसमें जो कुछ एक जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही थी कि जहाँ जैसे एक मुद्दा उठाया था उन्होंने, किसान का, जवान का और संविधान का, पहलवान का, तो ये तीनों मुद्दे जो है वहाँ पे चल नहीं पाए। और ये गिमिक्स होते हैं, मतलब ये कहते हैं कि पासा फेंकने वाला खेल होता है, तो पासा में जनरली जनता नहीं आती है, लोग ठोस चीजें देखते हैं। दूसरे बगल का स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्थिति इस समय बन रही है सरकार की, उसका असर हरियाणा के चुनाव पे लोगों को समझ में आया कि अगर हमने यहाँ वापिस सरकार को रिपीट किया तो यहाँ भी हमारी स्थिति वैसी बनेगी जैसे और बाकी राज्यों में। जैसे कर्नाटक का उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा है कांग्रेस का, दूसरी तरह तेलंगाना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हिमाचल की हालत इससे बहुत बुरी तरह खराब आ रही है और बड़े बड़े नए नए किस्से आ रहे हैं उनके निकल निकल के, कैसे कैसे टैक्सेस आ रहे हैं। ये सब चीजें हरियाणा की जनता वो चीज नहीं चाह रही होगी, इसलिए उन्होंने स्पष्ट निर्णय दिया। और कुछ आंतरिक झगड़े कांग्रेस के अंदर थे, उन्होंने भी उनको कमजोर किया। और जो अभी दूसरे जो दल जीत कर आने, जो अन्य दल हैं, उनके अंदर भी कई समर्थक लोग आते हैं। तो देखिए अब सरकार तो स्पष्ट बहुमत आ ही गया वैसे, और 50 सीटें आ गई है, तो 46 सीटें चाहिए थी, तो 4-5 सीटें ज्यादा हो गई हैं। बाकी अन्य भी साथ में सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस के अंदर अब देखना पड़ेगा कांग्रेस में क्या स्थिति बनती है, कौन नेता प्रतिपक्ष बनता है, क्या होता है। कांग्रेस के अंदर जो समस्या थी, उनकी भी आंतरिक समस्या थी, अंदर के झगड़े उनके जो खत्म हो जाएंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए भी स्थिति अब आगे भविष्य के लिए ठीक होगी जी। और ये जम्मू कश्मीर के बारे में हुड्डा जी की लोकप्रियता को नलिफाई काम करने का यहाँ पर जो अंदर ही सरफुटअव्वल चल रहा था उसने किया है, और इसका हर्जाना जो है भुगतना भी पड़ा है कांग्रेस को। हम देख रहे हैं क्या कुछ रुझान फिलहाल दिख रहे हैं, और लगभग तस्वीर जो है यही मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी जो है 50 पर है। अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता है। सर देखिए, आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में मतगणना जारी है और आप देखिए तस्वीर यहाँ पर क्या है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से जीत गए हैं, तो दोनों सीटों पर वो लड़ रहे थे क्योंकि एक डर था, बड़गाम और गांदरबल से वो चुनावी मैदान में थे और उन्होंने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर दी है। और जम्मू कश्मीर में मतगणना जारी है, जहां पर एनसी के लिए ये बड़ी खुशखबरी, उमर अब्दुल्ला जिन्होंने बकायदा अपनी टोपी उतारकर जनता से अपील की थी कि मुझे वोट दीजिएगा, भावुक अपील उनकी ओर से की गई थी, सिंपैथी कार्ड भी वो खेलते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं वो कामयाब होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। हार का डर तो था, धड़कनें हिलोरे तो मार रही थी, क्योंकि दोनों सीटों पर लड़ना यही बयां करता है कि उन्हें डर था, लेकिन उम्मीद से बढ़कर यहां पर जनता ने भरोसा उन पर जताया। दोनों ही सीट, बड़गाम और गांदरबल सीट से वो जीते हैं और बड़ी खुशखबरी है इंडिया गठबंधन के लिए भी, एनसी के लिए भी। इस बीच चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित जी आपके पास आऊंगी। देखिए खुशी की बात तो है, हालांकि आप थोड़ा संतोष रख रहे हैं, कांग्रेस के इतर आप थोड़ा, जब बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी तब आप जश्न मनाएंगे, लेकिन सब ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर आपने अंदर खाने में ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाई जो एग्जिट पोल्स भी धाराशायी हो गए हैं, तमाम पॉलिटिकल पंडित जो कह रहे थे वो भी, तमाम दावे भी धाराशायी हो गए, ऐसा क्या किया आपने, सब जानना चाहते हैं। पूरे दर्शकों को आप देखिए, जिस हिसाब से 10 साल का हरियाणा कार्यकाल रहा, हरियाणा के कार्यकाल में आपने देखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति हमने की, सुशासन देने का काम किया, शासन से कैसे सरकार चल सके, करप्शन फ्री सरकार कैसे चल सके उसका काम किया, किसानों के हक की बात की, के हक के लिए किया, जैसे हमने जो एमएसपी वो धान और गेहूं पे वो बढ़ाकर, हमारे कार्यकाल में अगर आप कांग्रेस के कार्यकाल में देखें तो जो 1350 गेहूं पे और 1310 धान पे हुआ करता था वो बढ़कर 2275 और 2300 के आसपास जो प्रोक्योरमेंट था, जो खरीद होती थी, वो 28 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 60 लाख मीट्रिक हो गया। जो एनएच, जो सड़कों का जो जाल था वो 1500 किलोमीटर से बढ़कर 1400 किलोमीटर हो गया। तो जो हमने विकास के काम किए, जवानों के मुद्दे पर अगर आप देखें तो जिस हिसाब से जवानों के लिए किया गया अग्निवीर का पार्टिसिपेशन हरियाणा से आता है और हरियाणा से जितना उसे अपनाया है, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी भी स्तर पे कम आंकना चाहिए। और रही पहलवानों की बात, तो पहलवान भी हमारे साथ थे। आपने देखा होगा किस तरीके से जो ओलंपिक जैसा प्रदर्शन सबका रहा, सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलकर बात की। जो कहा जाता है कि हरियाणा का, जवानों का और पहलवानों का राज्य है, तो एक तरीके से समग्र विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी
की, और इसी का नतीजा है। तो आप किसी भी आंकड़ों में नहीं, किसी भी एग्जिट पोल के आंकड़ों में आपको नहीं दिखा, बल्कि एग्जैक्ट पोल के आंकड़ों में आपको दिख रहा है। दो शब्द मैं आपको और कहूंगा कि शुरुआती जब रुझान आ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी काफी बढ़ी हुई थी। उस समय लगभग वो मार्जिन के आसपास पहुंच गई थी। तब वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये मोदी की हार है, ये मोदी की हार है। जैसे जैसे उनके नंबर्स कम होने लगे तो वो कहना शुरू कर दिया 2-3 घंटे के बाद कि इसी के जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं वो वेबसाइट पे लेट अपडेट हो रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया। अब देखिए, शाम होते होते जैसे जो रुझान है वो नतीजों में बदल जाएंगे तो वो ईवीएम पर चिगरा फोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है, जिसकी सोच रही हो कि आलू से सोना बनाने के बाद आप जलेबी से फैक्ट्री लगाकर उससे बेरोजगारी का संकट दूर किया जा सकती है। मेरे ख्याल से ये संकट ही, ये सोच ही कांग्रेस पार्टी को ले डूबी। देखिए, आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास इंसान को गर्त में लेकर डूब जाता है। और यही हुआ, जिस तरीके से अंदर खाने में कांग्रेस पार्टी में ही फूट थी। आप देखिए, सुरजेवाला कहीं दिखाई नहीं दिए पूरे कैंपेन में। सुरजेवाला वर्सेस हुड्डा चल रहा था, शैलजा वर्सेस हुड्डा चल रहा था, हुड्डा वर्सेस और जो 20 लोग छोड़ के गए कांग्रेस पार्टी को, वो चल रहा था। तो अलग अलग पॉकेट्स में कांग्रेस पार्टी में ही फूट थी। कांग्रेस की चुनौती ये थी कि वो अपने कैडर को बचा के रख सके, अपने नेताओं को बचा के रख सके। इसी में कांग्रेस पार्टी उलझी रह गई और जनता से कोई सरोकार नहीं किया। जब उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हम जलेबी से बेरोजगारी का संकट दूर कर सके, उसी समय समझ में आ गया था कि कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में क्या है। ठीक है, बिल्कुल अमित जी, तो तमाम आपने बातें कही हैं और आपकी बातों पर हम तेजा जी का भी रिएक्शन लेना चाहेंगे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजा जी, देखिए, बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी ने तमाम बातें कही हैं, उनकी बातों पर तो आपका रिएक्शन लेंगे ही, लेकिन इधर आपसे भी ये सवाल बनता है कि इस पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस अपनी स्थिति को कहां देख रही है। देखिए, अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में भी बीजेपी ने लगातार बढ़त बना के रखी हुई है, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एनसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से खड़ी रही, मजबूती के साथ खड़ी रही, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसका साथ दिया है। लेकिन पूरे चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है, और जो कारण रहे हैं कहीं पे भी हार के, तो वो कारण क्या कुछ समझ रही है? देखें जी, सबसे पहली बात यह है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। इस वक्त हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद गिनती शुरू हुई है और बाज़ाब्ता रुझान आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स आउट भी हो गए हैं। जैसा कि आपने हरियाणा के बारे में देखा, सबसे पहले जो रुझान आए वो कुछ और थे, एग्जिट पोल जो आए थे उन्होंने भी कुछ और चीज दिखाई थी। लेकिन अब जैसा कि हमारी माननीय पैनलिस्ट जी ने उनको बताया कि आपने क्या किया कि अचानक आपका ये सारा मसला बदलता हुआ नजर आया। ये तमाम लोग देख रहे हैं, हरियाणा की जनता देख रही है, और हमारी पार्टी भी इस पे नजर रखे हुए है। हम इंतजार करते हैं जब सारे नतीजे निकल आएंगे, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और जहां तक जम्मू कश्मीर का तल्लक है, जम्मू कश्मीर में हमारे फ्रंट ने, जो हमारी अलायंस है, उस अलायंस ने बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ी, और पिछले 10 साल में जो हमारी रियासत के साथ कुछ गुस्ताखियां की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो अनायतें की गई, जैसा कि हमारी स्टेट के टुकड़े कर दिए गए, जो 200 साल पुरानी स्टेट थी और जिसको हिंदुस्तान का ताज कहते थे, उसके टुकड़े कर दिए गए। और जहां एक फुल फ्लेज्ड स्टेट होती थी, वहां एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके दिल्ली की होम मिनिस्ट्री ने रिमोट कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर में राज करना चाहा, और बड़ी कोशिश की। पार्लियामेंट की इलेक्शन में भी बीजेपी ने अपनी अनथक कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके, पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन में किसी तरीके से पेनिट्रेट कर लें। उसके लिए इन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए, जैसा इंजीनियर रशीद का फैक्टर है, वो भी सारे देश के सामने है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसपे सारी वर्ल्ड की नजर होती है। और आजाद उम्मीदवार जो जमात इस्लामिया की जमात है, जिस पर बैन है, उसके भी इंडिपेंडेंट
लोगों को खड़ा करके ये कोशिश की गई कि वो बाई प्रॉक्सी कुछ सीटें ले जाएं और अंत में वो बीजेपी के साथ अलायंस करें, लेकिन अब वो सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में इंडियन अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है वो बड़ी मजबूती के साथ कामयाब हुई वो हम है। भी देख और पा रहे हैं तेजा सर, वही हमने भी बोला कि इंडियन, बिल्कुल ये जो गठबंधन हुआ है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है, ये हम भी देख रहे हैं। और गठबंधन ने ही लगातार बढ़त बना के सुबह से ही रखी हुई है रुझानों में, यही बात हम भी दोहरा रहे हैं। लेकिन देखिए मेरा प्रश्न दूसरा था, मेरा प्रश्न ये था कि कांग्रेस अपनी स्थिति को किस तरह से देख रही है, कांग्रेस अपनी स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेगी, कांग्रेस का स्टैंड क्या कुछ है? देखिए जी, हम बाज़ाब्ता एक इलेक्शन में पार्टनर हैं, बाज़ाब्ता हमारी गवर्नमेंट बनेगी इस अलायंस की, और बाज़ाब्ता एक मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। उस मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम जम्मू कश्मीर में एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे और कोशिश करेंगे कि जो जो समस्याएं वहां के लोगों की हैं, जैसे बेरोजगारी है, अमन नहीं है, शांति नहीं है, कहीं ना कहीं आप हरियाणा पर बोलने से पछते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर आगे भी आपका रुख करेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। सर आपके पास आऊंगी। ललन जी देखिए, रिएक्शन तो आपका दोनों पर ही बनता है, कांग्रेस और बीजेपी की जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में स्थिति है और हरियाणा में बीजेपी जो एक हिस्टोरिक मोमेंट रचती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी कि बार बार एग्जिट पोल्स धाराशायी होते हुए नजर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने यही देखा और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मामले में हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इससे इतर कुछ देखने को मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जनता जो है थोड़ी स्मार्ट हो गई है, दिखाती कुछ और है, करती फिर कुछ और है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जनता पहले से बहुत जागरूक है और हरियाणा के चुनाव ने तो कुछ चीजें बहुत स्पष्ट कर दी है। पहली बात तो ये है कि जनता काम चाहती है। अब जैसे किसानों को उभार दिया गया, उनको दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों बैठाया गया और मुफ्त में राशन बांटा गया और उनकी जमात की तरह खातिरदारी की गई। लेकिन किसान अब ये बात समझ रहे हैं कि उनका चिंतक कौन है। जब किसानों को वहाँ पर सारी फैसिलिटी दी गई, MSP उनके फेवर में दिया गया और जब वहाँ पर सिंचाई के साधन और बिजली और हर चीज़ें उनको फैसिलिटी दी गई, तो आम किसान इस बात को समझ रहा है। और जो पार्टियां अभी तक सिर्फ जातियों को लड़ाकर एक बहुसंख्यक समाज को बांटने की जो कोशिश थी, वो इस चुनाव में बड़ी अच्छी तरह से जनता ने दिखाया कि हम इस तरह के बहकाव में अब नहीं आएंगे। और अगर आप इस चुनाव का जरा विश्लेषण करें, कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं, तो ठीक है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अल्पसंख्यक बहुमत में वो सारे इलाके कांग्रेस से चले गए। लेकिन बाकी जगहों में जहाँ पर इन्होंने कहा कि जाट लैंड में और जवानों के लिए और किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए इन्होंने जो कुछ प्रॉमिस किए और जो बताए हैं, तो और राज्यों में इनका जो परफॉर्मेंस है उसको जनता देख रही है और जनता समझ रही है कि कांग्रेस के जो वादे हैं या जो इंडी के वादे हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए। देखिए, कर्नाटक का केस देख लीजिए, वहाँ पर इतने लंबे चौड़े वादे किए और कर्नाटक की स्थिति क्या है। तो सिर्फ जनता अब इस बात को देखती है कि कौन हमें, हमारे लिए कौन काम कर रहा है, कौन हमारा शुभ चिंतक है, कौन लॉ एंड ऑर्डर ठीक से राज्य में रख रहा है, कौन है जो बिजली पानी की व्यवस्था ठीक कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है। हरियाणा में जितना डेवलपमेंट हुआ है कम स्टेट्स में इंडिया में हुआ। 10 साल के अंदर हरियाणा देश के सबसे धनी राज्यों में आ गया है। ठीक है, वहाँ उद्योगों की बड़ी अच्छी प्रगति हुई है। आप देखिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सारी लगी हुई है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां आज गुरुग्राम में आकर बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं। तो जो सम्यक विकास हरियाणा का हुआ, किसानों का भी विकास हुआ, औद्योगिकरण हरियाणा का हुआ और जो लोगों को रोजगार मिले क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी और जितनी प्रगति होगी किसानों के साथ खेती में, तो उतने ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो हरियाणा में कोई ऐसी बेरोजगारी नहीं है जो उछाल के बार बार कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बेरोजगारी है और जवान सब सरकार के खिलाफ है, किसान सरकार के खिलाफ है। कहाँ खिलाफ है? और दूसरी बात, मीडिया भी अंडर करंट को समझ नहीं पाई।
मीडिया की यही गलती देखिए लोकसभा के चुनाव में भी हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी 400 सीट ले जाएगी, 300 सीट के ऊपर ले जाएगी। ज्यादातर सबने तो यही कहा था कि 300 के ऊपर तो बीजेपी ले ही जाएगी, लेकिन बीजेपी की हालत ठीक है प्रोफेसर ललन, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। जो अंडर करंट था उसको हमारी जो मीडिया है वो भाप नहीं पाई, एजेंसीज भी भाप नहीं पाई सर, एग्जिट पोल वाले एजेंसीज ही नहीं भाप पाई उसको। बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास, बिल्कुल। और एक बार फिर से अमित तिवारी जी के पास लौटना चाहेंगे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए, हरियाणा में जो हिस्टोरिक मोमेंट आपने क्रिएट किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और उसके लिए हम आपको बधाई देना भी चाहेंगे। और अगर जम्मू कश्मीर की भी देखिए बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, इसके लिए भी आपको दोबारा से बधाई देना चाहेंगे। लेकिन देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये जो अभी मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन में अयोध्या की हार को याद दिला रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने हमेशा से ही दो बड़े मुद्दों को हर चुनाव में उठाया, एक अनुच्छेद 370 का और एक अयोध्या चुनाव का। तो खैर अयोध्या की बात अभी नहीं करते, केवल अभी जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर लेते हैं। देखिए क्या लगता है आपको, कहां खामी रह गई? क्योंकि देखिए अनुच्छेद 370 जैसा मुद्दा आपके पास था और आतंकवाद के खात्मे जैसा मुद्दा आपके पास था, लेकिन उसके बाद भी जनता ने आपको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो बना दिया, लेकिन पूरी तरह से आप पे विश्वास नहीं जता पाई। कहां क्या कुछ कमी रह गई, किस कमी को देखते हैं? देखिए, ये हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों के ही नतीजे बहुत ही निर्णायक और बहुत ही स्पष्ट जनादेश है जनता का। मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर अपने सेकंड भाग में ही आने वाला था। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, जो 370 हटाया गया और अभी जो कहा जा रहा है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं आया गया, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, पर अगर आप देखें तो जो कल तक जो लोग वहां पर पत्थरबाजी करते थे, जो लोग हथियार उठाते थे, वो लोग जिन लोगों का संविधान में विश्वास नहीं था, जिन लोगों की आस्था भारत में नहीं थी, आज कम से कम वो लोग एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से इस देश में आस्था जताते हुए और चुनाव के माध्यम से, बैटल के माध्यम से इस चीज को लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपने देखा, जिस हिसाब से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा त्राल का। त्राल एरिया जो बुरहान वानी के नाम से कभी जाना जाता था, आज वो पर्यटन के नाम से जाना जाता है। वहां पर आप सड़कों को देखिए, त्राल एक बहुत ही अंदरूनी इलाका है कश्मीर का। वहां तक के गांव तक, कस्बों तक सड़कें पहुंची हैं। तो जो एलजी साहब के कार्यकाल में जो जम्मू एंड कश्मीर में जिस हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो वहां पर खेल का इतना बड़ा आयोजन होता है, सेना की रिक्रूटमेंट की इतनी बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद सिनेमा थिएटर्स, स्कूल्स। पहले तो ऐसा था कि स्कूल्स महीनों महीनों तक बंद रहते थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी, लोगों को सिर्फ एक ही वहां पर रोजगार था कि आपको 500 रुपए मिलेंगे और आप पत्थर चलाओ हर जुम्मे के नमाज के बाद, यही एक रोजगार वहां पे रह गया था। तो वो सारा कुछ बंद होते हुए आज जो युवा हैं वो स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, शिक्षा से अपने आप को जोड़ रहे हैं, नौकरियां वहां पर मिल रही हैं। आज देखिए वहां पे सरकारी नौकरियां की भी बहाली हुई है। उसके बाद जिस तरीके से मुहर्रम का जो इतना 40 सालों के बाद मुहर्रम का जो एक जुलूस निकला, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झड़प के, वही एक अपने आप में परिवर्तन दिखाता है। तो कश्मीर का परिवर्तन ऐसा नहीं है कि देखिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे थे, नहीं जीत पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो परिवर्तन, जो ग्राउंड लेवल पर परिवर्तन है, हमारा बस यही था कि वहां पे परिवर्तन दिखना चाहिए। सत्ता में हम आए ना आए, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगली बार हम आ जाएंगे, लेकिन परिवर्तन, मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, सड़कों जनता तक पहुंचनी चाहिए, स्वास्थ्य जनता तक पहुंचनी चाहिए, शिक्षा जनता तक पहुंचनी चाहिए और पर्यटन जनता तक पहुंचना चाहिए, वहां का एक इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। तो ठीक है अमित जी, तो देखिए 370 हटने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है और कितनी ज्यादा वहां पर जो है, एक हमने देखा है विकास होता हुआ नजर आया है, लोग भी शांति से वहां पर रह रहे हैं। और आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, लगातार आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ हल्कों से निकल कर आ रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। इस बीच वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा क्या कुछ फिलहाल जो तस्वीर देखने को मिल रही है, लगभग तस्वीर जो है साफ हो रही है। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में लगभग अपनी सरकार बनाती हुई जो है नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है, 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एनसी और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए किस तरीके से जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तस्वीर जो है वो इस तरीके से है कि हरियाणा में जो तमाम एग्जिट पोल्स जो थे वो धाराशायी हो गए हैं और एक बार फिर से यानी लगातार तीसरी बार सरकार बनाती हुई बीजेपी जो है नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सत्ता मिलती दिख रही है। और देखा जाए तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एग्जिट पोल के नतीजे एक बार फिर से यहां पर धाराशायी होते हुए साफ तरीके से नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जातीय जो राजनीति चलाई जा रही थी उसे सिरे से नकार दिया है जनता ने, और साथ ही किसानों के नाम पर सियासी बिसात इस बार बिछती हुई कहीं से भी नजर नहीं आई। बिल्कुल निशु, और अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां पे भी कोई खराब नहीं रहा है। बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो काफी मजबूती से वो लड़ी। हालांकि देखिए हार और जीत चुनाव के नतीजे ये जनता के आदेश पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा असंतोष हो बीजेपी में। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से वहां पर आश्वस्त थी। हालांकि जीत नहीं मिलने के बाद भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही है। और बीजेपी का अपना कैडर वोट फिर से देखिए लौटा है जम्मू कश्मीर में भी। और अगर हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो बीजेपी ने देखिए लगातार बढ़त बना के रखी हुई है 50 सीटों पर, और बीजेपी जो है वो बहुमत का जादुई आंकड़ा भी छूकर बहुत आगे निकल चुकी है। और इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास आऊंगी रितेंद्र माथुर जी। देखिए रितेंद्र जी, हमने देखा कि क्या कुछ एग्जिट पोल में आया, उसके बाद अब तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और हरियाणा का बार बार जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे थे वो सबसे ज्यादा गरमाते नजर आए, जवान, किसान और पहलवान। और एमएसपी का मुद्दा जो है वो भी लगातार गरमाता हुआ नजर आया। एक तरफ सैनी साहब ने 24 फसलों पर एमएसपी दी, उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी एमएसपी को लेकर ऐलान किया गया, यानी एमएसपी वर्सेस एमएसपी देखने को मिला। और जो एमएसपी 24 फसलों पर सैनी साहब ने जिसका ऐलान किया था उस पर भी पलटवार कांग्रेस की ओर से किया गया कि 24 फसलें तो होती ही नहीं है हरियाणा में। तो लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने जो है बीजेपी के एमएसपी पर विश्वास जताया है। क्यों? क्योंकि किसान को लेकर लगातार बीजेपी पिछड़ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं देखा है कि किसान एक ऐसा मुद्दा है देश के अंदर, और हरियाणा के अंदर इस समय खेती जो है वही सब कुछ उनके पास है। तो खेती जो है उसके प्रति जो सरकार का रुख होगा उसको जरूर ध्यान देते हैं। तो वहाँ के किसान इस मामले में बहुत जागरूक हैं। अब जो अपने किसान कानून आए थे जो जिससे मोदी जी ने बाद में रद्द कर दिया, उन कानूनों का अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में जैसे वक्फ बोर्ड का जेपीसी में रख के चर्चा की गई, ऐसे पार्लियामेंट में रख के उस विषय की भी चर्चा होती तो उसमें भी अच्छे नतीजे आते, पर वो हो नहीं पाया, तो पुरानी बात हो गई। अब अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो उसको लोगों ने सुना समझा, आम जनता के बीच में एक चर्चा का विषय रहा। और दूसरा जो है पब्लिक को एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे सामने मुद्दे जरूर रखे जा रहे हैं, पर इस पर गंभीरता किसके पास, तो गंभीरता से हमारे मुद्दे हल कौन कर रहा है, ये चीज उनके सामने आई, ये चर्चा का विषय रहा। इस चर्चा के विषय के आधार पर उन्होंने तय किया कि हमें सरकार ऐसी चाहिए जिन तक अपनी बात पहुंचा सके। बिल्कुल। और कांग्रेस के सामने ये था, ऐसा नहीं, कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता थे जो सामने आके बात करते थे, पर वो सुधार कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये संशय था। पर ये है कि बीजेपी के सामने जब नेता जिस तरीके से कैडर जैसे गया बीजेपी का बात कर रहे हैं, या आरएसएस का कैडर वहां गया काम करने, वो अभी पहले भी करते रहे थे। और लास्ट 2 इलेक्शंस का जो उनको अनुभव था वहां का, जो पिछले बार 2 चुनाव जीत चुके हैं वहां पे, जो कैडर का अनुभव था, उस कैडर से उस अनुभव के आधार पर कैडर फिर मार्केट में उतरा। तो लोगों के बीच में खाली उनको लोग इकट्ठा करना था। और जो लोकसभा चुनाव से जो पब्लिक ने सीखा कि गलती हो रही है हम लोगों से, ये हमें नहीं करना, 40% बढ़े और परिणाम सामने आए, ठीक है, ये फर्क पड़ा इस चीज का। बिल्कुल। और एक बार पब्लिक जी ठीक है रितेंद्र सर, लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से प्रोफेसर ललन प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए लगातार बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि देखिए बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा बदल दिया था, तो सीएम बदलने का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं काम आ गया? हाँ खैर, इसमें संदेह नहीं कि सीएम को बदलने का इनका जो प्रोग्राम था वो कामयाब हो गया जी। देखिए कोई भी चीफ मिनिस्टर जो काफी दिनों से किसी स्टेट में काम कर रहा है तो उससे कुछ काम लोगों को पसंद आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। तो खट्टर के साथ भी यही हुआ। खट्टर लोकप्रिय तो रहे, लेकिन कुछ उनके ऐसे काम थे जिसकी वजह से शायद जनता उनको नहीं चाहती थी दोबारा देखना। और बीजेपी ने इस बात को भांप लिया समय रहते हुए
और उन्होंने बदलाव कर लिया अपने नेतृत्व में और एक नया चेहरा ले आए जिनकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी का चॉइस सही था और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी वो भी परिलक्षित होती है, कैसे उन्होंने इस चीज़ को समझा और कैसे इसमें बदलाव लाए। तो ये तो अच्छा था कि उन्होंने समय रहते हुए बदल दिया था चेहरा। और नायब सिंह भी एक यंग पॉलिटिशियन है और उम्मीद की जाती है कि अच्छा काम करेंगे। देखिए, जो हरियाणा के चुनाव से जो सबसे बड़ा सबक मिला है वो ये है कि एक तो परिवारवाद में कुछ लोगों का जो होल्ड था हरियाणा में, अब देखिए चौटाला परिवार का या 3 चौटाला जो मैदान में थे वो 3 के तीनों हार गए चुनाव। और कांग्रेस के कोई जो कुछ बहुत दिग्गज लोग थे जो जिनका होल्ड काफी दिनों से हरियाणा में था परिवार की वजह से और कारणों से, उनको चुनाव में सफलता नहीं मिली। तो मोदी जी का जो परिवार के खिलाफ आंदोलन शुरू से ही रहा है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी और इसमें भी, वो काफी हद तक कामयाब दिख रहा है और जनता समझ रही है कि एक परिवार के हाथ में अगर कोई स्टेट हो तो उसका कितना शोषण होता है और परिवार अपने लिए क्या करता है। बिहार की देखिए, बिहार राज्य कितना पीछे चला गया सिर्फ एक परिवार की वजह से। तो अब ये अच्छा हुआ हरियाणा की जनता इस बात को समय रहते समझ गई कौन काम कर रहा है हमारे लिए, कौन नहीं कर रहा, और उन्होंने उस हिसाब से वोट दिया। और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अमित जी आपके पास आऊंगी। अमित जी देखिए, साफ तरीके से आपने यहाँ पर जो है तस्वीर साफ होते होते आपके चेहरे की मुस्कान है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी कि आपका जो गुजरात मॉडल रहा आपने हरियाणा में भी आजमाया, सीएम बदल दिया एंड मोमेंट पर, लेकिन अब सवाल यह है कि सैनी साहब ही रहने वाले हैं ना आगे भी सीएम, या फिर कोई और प्लान आपने बना रखा है? देखिए, सैनी साहब के नेतृत्व में ही इलेक्शन हुए थे और वही रहने वाले हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जनता के सामने आप देखिए क्या था, जो जनता के सामने इन चुनावों में 2 चीजें थी। पहला तो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल, और दूसरा था जो हुड्डा जी के जो कार्यकाल में जो जिस तरीके की परिस्थितियां थी वो दोबारा न बनने पाए, ऐसी स्थिति न आने पाए, ये दूसरा था। अब देखिए हुड्डा जी की सरकार में क्या हुआ था, एक के बढ़कर एक स्कैम, गुरुग्राम अम्यूजमेंट पार्क स्कैम से लेकर वजीराबाद स्कैम, स्काईलाइट स्कैम, रोहतक स्कैम, आरजी सिटी स्कैम, पंचकुला स्कैम, और ये सब तो वो हैं जो जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो एक से बढ़कर एक स्कैम जहां पर कांग्रेस की राज में हुआ हो और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में करप्शन फ्री एक प्रशासन देने का काम किया हो, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और दूसरी बात, आप अगर किसी भी राज्य में इलेक्शंस के लिए जाते हैं, आप क्या देते हैं, आप जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां का उदाहरण देते हैं, एक तुलनात्मक। अमित जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित जी देखिए, तमाम आरोप आपने लगाया, अगर कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर होते तो जरूर उनका जवाब देते, लेकिन मेरा सवाल पर्टिकुलर इसलिए था क्योंकि सैनी साहब को लेकर, इसलिए क्योंकि आप शैलजा जी और हुड्डा जी को लेकर सवाल उठा रहे थे कि सर फुटा हुआ, लेकिन आपके खेमे में भी अनिल विज जी ने भी तो अपनी जाहिर की ना कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं, जनता चाहेगी तो जरूर बनेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी की निश्चित तौर पे हो सकती है और कोई वो बुरी बात नहीं है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो अगर उन्होंने अपनी आकांक्षा व्यक्त की है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इस वक्त जब रुझान आ रहे हैं, जो इलेक्शंस हरियाणा के हुए हैं वो सैनी जी के नेतृत्व में ही हुए हैं और अनिल विज भी उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने नेतृत्व को नकारा नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी इच्छा जरूर व्यक्त की है। अगर कोई फर्दर कोई चेंजेस होता है या फर्दर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे, मतलब संभावनाएं हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अमित जी देखिए, सत्ता की जो भूख होती है वो काफ़ी ख़राब होती है, और ऐसे में अगर अनिल विज लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो भी खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं, तो ऐसे में अगर उनके मन में कोई भी नाराज़गी अब पनपती है तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए बीजेपी क्या उन्हें कोई और बड़ा पद दे सकती है, या फिर उन्हें फिर से गृह मंत्री का पद सौंपा जा सकता है? देखिए, वो तो निर्णय खैर अभी जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद ही होगा कि किसको कौन से मंत्रालय मिलेंगे या कौन सा क्या कैबिनेट का विस्तार किस तरीके से होगा। लेकिन
कोई भी ऐसी लेकिन घटना इधर बड़ी नहीं बात होने यह जा है रही सर है। कि मैं उनकी भी आपको नाराजगी को दूर करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए, कांग्रेस को अगर समझा जाए तो कांग्रेस की अंतरकला ही कहीं ना कहीं उन्हें दीमक की तरह खोखला करती हुई चली गई, और बीजेपी इस बात को साफ तौर पर हमेशा से ही समझती है, और कोई और समझे या ना समझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात जरूर समझ में आती है, और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्हें यह बात जरूर समझ में आती है कि पार्टी में अंतरकला बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यही हाल जब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था, जब केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी कुछ अंतरकला की तस्वीरें सामने आई थी, तब भी बीजेपी के आला कमान ने इंटरफेयर किया और उस अंतरकला को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो अब हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में इस अंतरकला को खत्म करने के लिए बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर जीत भी जाती है तो ये अंतरकला कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदरूनी तरीके से खोखला ना बनाए, उसके लिए बीजेपी का क्या कुछ अगला स्टैंड? नहीं, देखिए कोई अंतर कलह नहीं है, जैसा कि आपको लग रहा होगा, कोई भी अंतर कलह नहीं है। पर जिसने भी जो भी अपने वक्तव्य रखे हैं उस पर निश्चित तौर पे जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो उस पर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए तो अनिल विज भी काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी अनुभवी नेता हैं, और एक जो खास बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं में होती है कि वो डिसिप्लिन होते हैं। वो एक बार जो निर्णय ले लिया जाता है उसके इतर कोई नहीं जाता है, और वही आपने यूपी में भी देखा होगा, और वही आप हर जगह जहां भी हमारी सरकारें हैं, जहां भी हमारे कैडर रहता है, वहां पर डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा, एक बहुत निर्णायक भूमिका साबित होता है किसी भी निर्णय को लेने में। तो ये एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। दूसरी बात, आपने जब जनता ने ये देखा कि जो कांग्रेस की सरकारें हिमाचल में चल रही हैं, जिस तरीके से तेलंगाना में चल रही हैं, जिस तरीके से कर्नाटक में चल रही हैं, वहां सरकार बनते ही सरकार के जो मुखिया हैं, चीफ हैं, सीएम कह लीजिए या डिप्टी सीएम कह लीजिए, हर कोई करप्शन में लिप्त हो जाता है। आपने कर्नाटक का मैं एग्जांपल दूंगा, किस तरीके से वहां पर चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम एक्यूज है हुदा स्कीम में, स्कैम जो वहां पर हुआ। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी आप देख लीजिए किस तरीके से अनेकों वादे कर कर वहां पे सरकार आई थी, और वहां पर एक भी वादा जनता का पूरा नहीं करने का किया, उल्टे टॉयलेट शीट पर उन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। तो इस तरीके की अगर राजनीति आप करेंगे, अगर आप कहेंगे कि जनता को अब जलेबी तलनी पड़ेगी बेरोजगारी को, संकट को दूर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ऐसे सोच को प्रणाम कर दिया है जनता ने, और उसको लोटा पकड़ाने का काम जनता ने कम से कम हरियाणा में तो कर दिया है। ठीक है अमित जी, आप खुश तो होंगे ही और लगातार वार भी करेंगे कांग्रेस पर, और बनता भी है क्योंकि आपने जीत जो यहाँ पे आप हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। रितेंद्र जी आपके पास आऊंगी। रितेंद्र जी देखिए, बीजेपी की जो ये कामयाबी हरियाणा में देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे संघ का साथ आना एक माना जाए, एक बड़ा फैक्टर माना जाए? क्योंकि हमने देखा हरियाणा के लिए जो एक रणनीति बनाने का काम जो है वो राजधानी दिल्ली से किया जा रहा था, लगातार बैठकें की जा रही थी, उसमें संघ की मौजूदगी होना क्या बीजेपी को फायदा दिला रही है हरियाणा में? जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। ये संघ का जो कैडर था उसने काफी सक्रियता दिखाई, और जो बीच में लोकसभा चुनाव के समय ऐसा वातावरण बना था, वैसे था तो नहीं, पर ऐसा वातावरण बना था कि संघ का कैडर बीजेपी के से अलग हो गया है, पर वो आखिरी समय ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, पिछले जो 2 चुनाव हुए हरियाणा में जिसमें बीजेपी जीती है, उसमें संघ का भरपूर सहयोग था। जो प्रभारी भाजपा की तरफ से थे कैलाश विजयवर्गीय जी, इस पूरे दौर के अंदर उनका संघ से पूरा समन्वय लगा रहा, और उस प्रकार उन्होंने समन्वय करके अपने संगठन के लिए लोगों को सक्रिय किया। वो सक्रियता जो थी वो निकली, और इसी कारण था कि खट्टर साहब जो है चीफ मिनिस्टर बने, और अनिल विज जी जो है वो एक अच्छे प्रशासक हैं, उनके सरकार में गृह मंत्री भी रहे, वो एक अच्छे प्रशासक हैं, और दोनों इस प्रकार मिलकर, और तभी हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव हुए इसमें खट्टर साहब जीत के लोकसभा में पहुंचे, आज केंद्र में मंत्री हैं। तो ये स्थिति बनी, कैडर उनके साथ है, ऐसा नहीं कैडर का पूरा उपयोग सहयोग मिला, और सहयोग का प्रतिफल है कि ये सब जीत रहे हैं। ये पॉकेट पहले तय हुई थी, बेशक चुनाव के मुद्दे कुछ भी आ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से कुछ मुद्दे जो आए थे, 4 मुद्दे जो थे, संविधान है, पहलवान है, किसान है और जवान है, इस तरीके के मुद्दे निकाले उन्होंने, पर ये मुद्दे खाली चले, जनता के बीच में खाली हवा चली, और इस तरीके से तय ये हुआ कि अंत में जो कैडर ने सक्रियता दिखाई उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने जाके वोट दिया, और वोट इस समर्थन में दिया कि हमारी सरकार बने, और सरकार बनी। परिणाम आप देख रहे हैं सामने, स्पष्ट बहुमत है, 45-46 सीटें चाहिए थी या 51 सीटें आज साथ में, और जो निर्दलीय हैं कल वो भी साथ में आएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो निर्दलियों के जो बैकग्राउंड है वो चेक करने पता चलता है, ये भी आ जाएंगे, इसमें 4 तो कम से कम आ ही जाएंगे, 7 में से 4 तो आ जाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो समर्थन से सरकार चल रही है, अच्छी ठीक रहेगी, चलेगी सरकार। और जो अब जो मुद्दा उठ रहा है चीफ मिनिस्टर साहब, जैसे अनिल विज जी ने अगर ऐसा कहा है
तो ठीक है, विज साहब की तो पुरानी है कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाओ, वो चाहते हैं। तो अगर सर केंद्र बैठ के और सब पार्टी बैठ के तय करती है तो हो सकता है। पर चैनी साहब एक युवा है, योग्य व्यक्ति है, अच्छे सरकार चला रहे हैं। इस बार जीत भी उनके नेतृत्व में हुई है, तो आगे सरकार वो रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से प्रोफेसर ललन के पास लौटते हुए, ललन सर देखिए, लगातार सुबह से ही हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के पूरे चुनाव को एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर देखिए जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक बार फिर से बीजेपी की स्थिति की बात की जाए तो देखिए, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने पहले से ही कई सीटों पर अपने चुनावी कैंडिडेट उतारे ही नहीं थे? इसके पीछे की आप स्ट्रैटेजी क्या समझ रहे हैं? और देखिए, बीजेपी को जो भी रिजल्ट मिला है वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो संतोषजनक ही है, क्योंकि बीजेपी को भी ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने हर सीट पर अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या देख पा रहे हैं? और सुबह से ही जो चर्चा चल रही है उसमें कई राजनीतिक पंडितों का तो ये भी कहना था कि भले से अगर आज इंडिया गठबंधन की वहां पर सरकार बन भी जाती है तो वो सरकार बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। इस पूरे स्टेटमेंट को और इस पूरी राजनीति को, इस पूरी रणनीति को किस तरह से देखते हैं? आपका एनालिसिस जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्थिति को लेकर क्या कहता है? देखिए, बीजेपी ने जो फैसला लिया कि हम घाटी में अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, तो मेरा ख्याल है एक सही फैसला था। क्योंकि घाटी की जो स्थिति है वहाँ इससे स्पष्ट था कि बीजेपी को बहुमत घाटी में नहीं मिलेगा। जम्मू की बात और है, और जम्मू ने तो जो अयोध्या में हार हुई थी बीजेपी की, तो वैष्णो देवी ने उसको पूरा कर दिया। और लेकिन सर कोशिश तो करनी चाहिए थी ना, कोशिश करनी चाहिए थी। अगर घाटी में उन्होंने पहले से ही अपने चुनावी मैदान में कैंडिडेट्स उतारे ही नहीं थे तो उन्होंने पहले से ही ये मान लिया था कि उन्हें बहुमत नहीं मिलेगा। हाँ, घाटी, जहाँ तक घाटी की बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो गठबंधन अभी बना है और चुनाव जीत गया गठबंधन, उसमें कांग्रेस पहली बात तो नंबर 2 पर है। और दूसरी बात यह है कि जो एनसीपी का होल्ड श्रीनगर में और वैली में है वो काफी अच्छा है। और एक बड़ी अच्छी बात भी और है, वो ये है कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला जो भी हैं, ये कम से कम पाकिस्तान के तो पक्ष में नहीं है ना। जो बोलते भी हैं तो यही कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं, और जो कुछ होगा, और अगर पाकिस्तान कुछ कहता तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हमारे बारे में बोलने का। तो जम्मू श्रीनगर में घाटी में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो खुलेआम पाकिस्तान का पक्ष लेती हैं, या अगर पाकिस्तान का नाम न भी लें तो जो बयान देती है वो पाकिस्तान के पक्ष में होता है। लेकिन कम से कम अब्दुल्ला परिवार का तो ये रहा है, वो भारत के साथ हैं। और चाहे कुछ मसलों पर मतभेद है और उन मसलों को हल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। 370 आने के बाद भी कुछ मसले ऐसे हैं जो मिलकर बैठकर बीजेपी इनके साथ कर सकती है। तो ये और कुछ चीजें मैनिफेस्टो में भी एनसी की ओर से जारी की गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? उनकी ओर से कहा गया है 370 को बहाल करेंगे और इसी के साथ पाकिस्तान से बातचीत बढ़ाएंगे। उमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला ये लोग बीजेपी के साथ भी आ जाएं, क्योंकि उन्होंने पहले भी संकेत दिए थे। हालांकि बीजेपी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, या बीजेपी अभी समझती थी कि उसके लिए उचित समय नहीं है। लेकिन जब उचित समय आएगा तो ये हो सकता है कि श्रीनगर की स्थिति बदल जाए और जो आज स्थिति हम दे रहे हैं शायद उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास आऊंगे अमित जी। देखिए, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आपसे कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं एनसी और कांग्रेस यहाँ पर साफ तरीके से बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। आपसे लगभग डबल उनका आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है। तो देखिए, उनके मैनिफेस्टो का जिक्र कर लेते हैं। मैनिफेस्टो में उन्होंने, आपने देखा है क्या क्या शामिल किया हुआ है। पाकिस्तान से बातचीत बढ़ाएंगे और 370 जो आपका सबसे बड़े आप उपलब्धि जिसे मानते हैं उससे बहाल करने की बात वो कह रहे हैं। और जीतते हैं तो आप सोचिए जरूर। निश्चित तौर पे देखिए, परिस्थिति कोई भी हो, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहता है और उसका सामना करता है। कोई भी कहीं से भी भागने का काम नहीं करता। जैसे कि आपके शो से कांग्रेस के प्रवक्ता भाग खड़े हुए, उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता परिस्थिति कोई भी हो डटकर खड़ा रहता है और सामना करता है उसका। देखिए, जहां तक कश्मीर की बात है तो
निश्चित तौर पे अब ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी से पूछा ही जाएगा। 300 जहां तक 370 की बात है तो वो केंद्र का मसला है, उसे कोई भी राज्य सरकार, वहां की कोई भी सरकार उसको ना रिस्टेन कर सकती है ना उसको ला सकती है। अब किसी भी तरीके से 370 वापस नहीं आ सकता, इसको हमें अपने दिलो दिमाग में चिन्हित कर लेना चाहिए। राहुल गांधी तो अपनी एक जनसभा में ये भी बोलते नजर आए थे अमित जी की चाहे जरूर केंद्र में बीजेपी, लेकिन हमें जो करवाना होता है हम करवा लेते हैं उनसे। हाँ, ये बात तो है ही, क्योंकि सिस्टम तो उनका पुराना है। ये उनका सिस्टम तो मोतीलाल नेहरू के जमाने से चल रहा है। तो जब इतने दशकों का जब उनका कार्यकाल रहा है, तो जो ये बात जो वो कहते हैं और बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार किसी का भी हो, सिस्टम हमारा है, तो इसी बात में सारे का सारा सार छुपा हुआ है कि राहुल गांधी किस सिस्टम की बात करते हैं। वो सोरोस का सिस्टम काम करता है, जिस इकोसिस्टम की राहुल गांधी बात करते हैं, जिस हिसाब से लूट झूठ और फूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, ये इसी सिस्टम के इकोसिस्टम के अंतर्गत वो आता है। तो अब कांग्रेस से निश्चित तौर पे पूछा तो जाना चाहिए कि जिस 370 की आप बात करते हैं, क्या आप आप सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नहीं जा रहे हैं जिसे इसने इस पर मोहर लगाई है? क्या आप संविधान के विरोध में नहीं जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आप भारत के आत्मा के विरोध में नहीं जा रहे हैं, जो कि ये कहता है कि पूरा का पूरा भारतवर्ष एक अभिन्न हिस्सा है और कोई इसको अलग नहीं कर सकता? तो निश्चित तौर पे ये सारे सवाल जीवंत हैं, खड़े हैं, और कांग्रेस से हर वक्त ये पूछा जाएगा कि आप 370 के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या इस देश का बंटवारा फिर से करना चाहते हैं? क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर, आज की ही बात नहीं है, अगर देखा जाए तो आज हमारा एक 38,000 किलोमीटर का अक्साई चीन, अमित जी अगर कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर होते तो उनसे जरूर इसका जवाब लेते। जो तमाम बातें आपने कही हैं कि क्या उनके पास अथॉरिटी है 370 को बहाल करने की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा को हमारे साथ करने के लिए। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में।